देखिए अभी आपने पढ़ा था प्राथमिक एमीन का अवशोषण, अब करते हैं द्वितीयक एमीन का अवशोषण। तो द्वितीयक एमीन जो होती हैं ये भी हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा पर अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर लिखो साथ ही साथ ऑक्सीकृत होकर संगत एमीन संगत हाइड्रोक्सिल एमीन देगा। अभी के लिए लिखेंगे CH3 CH2 NH2 पर अम्ल की उपस्थिति में यहाँ CH3 CH2 NH और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें पुनर्विन्यास होगा और पुनर्विन्यास से CH3 CH2 यहाँ पे हमें क्या करना है, द्वितीयक एमीन लेना है। हमने लिखा द्वितीयक एमीन, तो द्वितीयक एमीन लेना है तो एक हाइड्रोजन के स्थान पर आपको क्या कर देना है, यहाँ CH3 CH2 कर देना। अब ये हाइड्रोजन जो है इसका प्रतिस्थापन हो जाएगा और यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 and CH3 CH2 OH डाईएथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। डाईएथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो द्वितीयक एमीन भी ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद यदि तृतीयक एमीन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो तृतीयक एमीन जो होते हैं उनकी परिभाषा लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट डाल लीजिए ना। तृतीयक एमीन उत्प्रेरक समान है हमारे पास H2O2 तथा यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा H2SO5 पर अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर संगत एमीन ऑक्साइड देते हैं।
तृतीयक एमीन है हमारे पास C2H5 and C2H5 का ऑक्सीकरण कराते हैं। अब इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमारे पास संगत एमीन ऑक्साइड बनेंगे। C2H5 N पर N के सभी बॉन्ड जो हैं वो एथिल समूह के द्वारा कंप्लीट हैं। यहाँ पर अब इसमें पुनर्विन्यास के लिए हाइड्रोजन देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिल एमीन ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जो हमारे पास एमीन थी उसके रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट हो जाते हैं। एल्किलीकरण, एसाइलेशन, बेंजोइनीकरण, CH2 के साथ अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ये सभी कंप्लीट हो जाती हैं। इस प्रकार से इनके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म के बारे में हमने अध्ययन किया। अब एमीन में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। एमीन के अंदर क्या होता है, कन्वर्जन पाया जाता है। लिखिए नहीं, जो हमारे पास प्राथमिक एमीन होती है प्राथमिक एमीन में अंतर परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक एमीन में अंतर परिवर्तन। अब अंतर परिवर्तन का मतलब क्या होगा, अंतर परिवर्तन हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास उच्च श्रृंखला वाली एमीन है जिससे हमें निम्न श्रृंखला की एमीन बनानी है, और एक हमारे पास निम्न श्रृंखला की एमीन है जिससे उच्च श्रृंखला की एमीन बनानी है। तो जब हम निम्न श्रृंखला से और उच्च श्रृंखला की एमीन बनाते हैं, इस विधि को बोलते हैं आरोहण। यहां पर हम लिखेंगे निम्न सजातीय एमीन से उच्च सजातीय एमीन का निर्माण। देखिए, पर हम प्राथमिक एमीन रहेगी हमारी प्राथमिक एमीन, ऐसा नहीं प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक में बदल रहे, नहीं, हमारे यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला बदल जाएगी। यहाँ पे यदि हमारे पास एक कार्बन था तो इसमें 2 कार्बन, 3 कार्बन, कार्बन की श्रृंखला हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एमीन है, प्राथमिक एमीन है RNH2, प्राथमिक एमीन है। अब इस प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया अभी आपने पढ़ी थी HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल के साथ या हम इसे बोल सकते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, क्योंकि जो HNO2 हम काम में लेते हैं ये तुरंत तैयार किया जाता है NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से। जो आपने डाई एजोनियम लवण की अभिक्रिया हैलोजन वाले पार्ट में पढ़ी थी
डाइएजोनियम लवण बनाते हैं तो यहाँ पर HNO2 तुरंत बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये HNO2 जो है ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में बदल देता है। एल्कोहल की जो अभिक्रिया होती है, यदि इस एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस क्लोराइड के साथ, अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करता है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया करता है, PCl5 भी करता है, PCl3 भी करता है। तो यदि PCl5 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसका हैलोजनीकरण हो जाता है और यहाँ पे बनता है RCl। इस RCl की अभिक्रिया यदि KCN के साथ करा दी जाए तो यहाँ पर Cl का प्रतिस्थापन हो जाएगा और यहाँ पर एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा, RCN। अब यहाँ पे जो RCN बना है, इस RCN का Na तथा C2H5OH प्रबल अपचायक होते हैं, सबको पता है, मेंडियस अपचयन भी इसे कहते हैं। Na और C2H5OH अल्कोहल तथा सोडियम की उपस्थिति में यदि अपचयन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेंडियस अपचयन बोलते हैं। यदि इसका अपचयन करा दिया जाए तो यहाँ पे अपचयन कराने पर यहाँ मिलेगा हमें RCH2। यहाँ पर जब हमने लिया था तो एक कार्बन था और अभिक्रिया के अंत में हमें कार्बन की श्रृंखला 2 की प्राप्त हो रही, यानी कि हमने निम्न सजात से उच्च सजात की एमीन बनाई। इसको ऐसे लिखें, यदि यहाँ पे मैंने लिया CH3NH2। अब ये समझ में आ गया कि आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया किससे करा दी हमने, नाइट्रस अम्ल से करा दी, इसके स्थान पर NaNO2 HCl भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर CH3OH प्राप्त होगा, जिसकी अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो CH3Cl प्राप्त होगा। इसकी अभिक्रिया KCN से कराने पर CH3CN बनता है, जिसका अपचयन कराते हैं हम सोडियम तथा अल्कोहल की उपस्थिति में, तो अपचयन से हमें मिलती है यहाँ पर CH3CH2NH2। यहाँ पर हमने लिया मैथिल एमीन और यहाँ मिलता है हमें एथिल एमीन। तो इसको बोला जाता है कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन। तो ये एमीनों के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट गुण होता है कि हम निम्न सजात वाली एमीन से उच्च सजात वाली एमीन बना सकते हैं। एक और पढ़ेंगे अवरोहण, जिसमें उच्च सजात से निम्न सजात का निर्माण। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देना अंतर परिवर्तन, एमीनों में अंतर परिवर्तन। और इसमें लिख लीजिए प्राथमिक एमीनों में अंतर परिवर्तन का गुण पाया जाता है। प्राथमिक एमीनों में अंतर परिवर्तन का गुण पाया जाता है। इस अंतर परिवर्तन के द्वारा निम्न श्रृंखला वाली एमीन को उच्च श्रृंखला में तथा उच्च श्रृंखला की एमीन को निम्न श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है।
इसमें भी हेडिंग डाल लेना आरोहण, ये डाल क्या लिखना है आरोहण। आरोहण में लिख लेना निम्न सजातीय एमीन से उच्च सजातीय एमीन का निर्माण। अब देखिए यहाँ पर जो आपने अंतर्वर्ती परिवर्तन पढ़ा है इसमें सारी अभिक्रियाएं आ जाती हैं। ये बहुत डिटेल से भी हम इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे काम में बस इतना ही आता है। तो हमें क्या देखना था कि हम निम्न सजात से उच्च सजात में से बदल सकते हैं। अब दूसरा होता है हमारे पास प्राथमिक एमीन का अंतर परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं अवरोहण। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास अवरोहण। अब इस अवरोहण का मतलब क्या होगा, उच्च सजात से निम्न सजात में परिवर्तन। प्राथमिक एमीन उच्च सजात से निम्न सजात का निर्माण करती है। यहां पर हमारे पास कार्बन की श्रृंखला जो है इस प्रकार से हमने ली RCH2 NH2। अब सेम प्रक्रिया है, सबसे पहले हम HNO2 के साथ नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। HNO2 के साथ अभिक्रिया किसने, जब भी HNO2 कम में लेते हैं हम उसे NaNO2 तथा HCl की अभिक्रिया से बनाते हैं, तुरंत बनाया हुआ होता है। यहाँ पर ये इसका अल्कोहल में परिवर्तन करता है। अल्कोहल बनने के बाद अब अपने अभिक्रिया में पढ़ा था, अल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, जल बाहर निकलता है। अब इसका करा देते हैं हम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करा देते हैं। जैसे इसका ऑक्सीकरण होगा ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल का करा देते हैं अपघटन सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ये अम्ल जो है ये कन्वर्ट हो जाता, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो इसके लवण बन जाएंगे, सोडियम का लवण बन जाएगा RCOON, H2O बाहर निकल जाएगा। अब ये जो हमारे पास RCOONA बना है इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडा लाइम से। एक प्रोसेस होता है सोडियम लाइम की अभिक्रिया द्वारा, यहाँ से इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, अपचयन हो जाता है और ये बनाता है RH। RH बनने के बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो मैथिल समूह होता है हमारे पास कोई सा भी, वो मैथिल समूह मैथेन है चाहे एथेन है, उसका यदि हाइड्रोजनीकरण कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और इससे जो जाता है Cl।
अब ये Cl ग्रुप जो जुड़ा है इसकी अभिक्रिया करा देते हैं हम अमोनिया के साथ। किसके साथ करा देते हैं? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ कराने पर यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एमीन बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 थी, यहाँ कार्बन कितना रह जाता है? एक रह जाता है। उच्च सजात से हमने किसमें परिवर्तन किया है? निम्न सजात में। तो इसको कहा जाता है अवरोहण। तो दोनों परिवर्तन होते हैं, एक उच्च से निम्न की ओर, एक निम्न से उच्च की ओर। तो ये लिख लो पूरा। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोन भी बनते हैं बीच बीच में। इससे पहले कार्बोक्सिलम से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएं तो बहुत लंबी अभिक्रिया हो जाती है। अब देखिए एमीन के अंतर परिवर्तन के बाद हमने 3 प्रकार के एमीन पढ़े। ये एमीन को देख रहे हैं, 3 प्रकार के एमीन पढ़े हमने। एक प्राथमिक एमीन पढ़ा है, द्वितीयक एमीन पढ़ा है और तृतीयक एमीन पढ़ा है। अब आपको तीनों प्रकार के एमीन जो है वो आपको दे दिए जाते हैं। अब ये किसके रूप में होंगे? साल्ट के रूप में होंगे, पाउडर के रूप में होते हैं। तीनों एमीन आपको दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको पहचान कर बताइए कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा द्वितीयक एमीन है और कौन सा तृतीयक एमीन है। इनके लिए हम कुछ परीक्षण करते हैं और परीक्षण में हम इनकी करते हैं पहचान। तो यहाँ पर हमारे पास अभिकर्मक होता है जिसकी सहायता से हम पहचान करते हैं। एक होगा हमारे पास प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और होता है तृतीयक। अब हमें अभिकर्मक के रूप में सबसे पहले दे दिया जाता है, यहाँ पर सबसे पहला परीक्षण करते हैं हम आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसके साथ करते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। यहाँ पे आप परीक्षण भी लिख सकते हो। तो जब प्राथमिक एमीन में डालते हैं तो यहाँ पे तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। अभिक्रिया के दौरान क्या आती है? तीक्ष्ण, कार्बन एमीन की तीक्ष्ण दुर्गंध आती है। इससे हम पहचान कर लेंगे कि हमारे पास प्राथमिक एमीन है। यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है और यहाँ पर भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता कर लिया प्राथमिक एमीन है, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे द्वितीयक है या तृतीयक है? तो द्वितीयक और तृतीयक एमीन का पता लगाने के लिए इसकी अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, जो आपने अभिक्रिया अभी पढ़ी हुई थी। कार्बन डाइसल्फाइड की पढ़ी थी ना?
कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया करने पर यहाँ मस्टर्ड ऑयल परीक्षण अभी पढ़ी थी, जैसे क्या आते हैं मस्टर्ड ऑयल परीक्षण देते हैं। और ये जो सेकेंडरी होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास कार्बोनिल अम्ल का निर्माण करते हैं डाइथायो कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं और यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। तीसरी जो रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं हम थर्ड नंबर पर, वो थर्ड रिएक्शन होती है नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ कराते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ। देखिए एग्जाम की दृष्टि से भी आवश्यक नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से तो जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसी चीजें नहीं पूछते, लेकिन प्रैक्टिकल में कई बार ये पूछी जाती है। प्रैक्टिकल लेवल की चीज है, यदि आपको एमीन दी जाती है उनकी पहचान पूछी जाए तो आप प्रैक्टिकल में कैसे करोगे, तो प्रैक्टिकल के लेवल से बहुत अच्छी चीज है। नाइट्रस अम्ल के साथ जो है यहाँ पर N2 गैस निकलती है। जो हमारी प्राथमिक एमीन होते हैं उनमें से क्या निकलती है? N2 गैस का निष्कासन होता है। और दूसरे जो होते हैं ये नाइट्रोस और एमीन बनाते हैं। नाइट्रोस और एमीन का निर्माण करते हैं और इसका उपयोग जो है लीबरमान परीक्षण में करते हैं। कौन सा परीक्षण करते हैं इसके द्वारा? लीबरमान परीक्षण। और इसमें जो है तीसरा जो तीन तक हो गए, चौथा जो परीक्षण है उसको बोला जाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये जो हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है ये प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करके मोनो एल्किल सल्फेनेमाइड बनाता है। और यहाँ पर द्वितीयक एमीन जो होता है वो डाई एल्किल। देखिए इसमें एल्किल समूह एक होगा तो मोनो एल्किल समूह बनेगा, इसमें दो होते हैं तो डाई एल्किल सल्फेनेमाइड बनाता है। और यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो ये जो है, ये जो सारणी है ये किसके लेवल से लाभदायक है? प्रैक्टिकल के लैब के लिए, प्रैक्टिकल के लिए उपयोगी है। एग्जाम की दृष्टि से चाहे इसको मत याद करना, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं उपयोग। कुछ उपयोग दे रखे हैं। एमीन जो है हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों क्या क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, किस काम में आते हैं, इसलिए एमीनों को पढ़ा जाता है।
देखिए एमीन जो होते हैं इनका उपयोग किया जाता है अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में करते हैं? अभिकर्मक। अभिकर्मक का मतलब क्या होगा? यदि हमें कोई भी अन्य कार्बनिक यौगिक बनाना है तो इनकी सहायता से हम आसानी से कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। तो ये करते हैं मध्यवर्ती का काम। जो एमीन होते हैं वो किसका काम करते हैं? मध्यवर्ती उत्पाद का काम करते हैं। तो एक तो इनका उपयोग होता है अभिकर्मक के रूप में। दूसरा जो हमारे पास निम्न श्रृंखला वाले एमीन जो होते हैं उनका उपयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? प्रशीतक। किसी चीज को ठंडा करना है तो प्रशीतक के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा इनका उपयोग जो है वो फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफी जो होते हैं फोटोग्राफी के लिए डेवलपर का काम करते हैं तो इनका उपयोग होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ चौथा उपयोग होता है, ये अच्छे विलायक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं? विलायक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के विलय करने के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग लिख लीजिए। कई बार 1 या 2 नंबर में पूछते जाते हैं। एमिनो के उपयोग, इसमें नंबर 1 लिख लेना। कम अणुभार वाली एलिफैटिक एमिनो का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखिए, एमिनो में मैथिल एमीन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। मैथिल एमिनो का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तीसरा, एमीन फोटोग्राफिक डेवलपरों में उपयोगी होते हैं। चौथा उपयोग लिख लेना, एलिफैटिक एमीन तथा एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन आदि का उपयोग रोगन तथा औषधि निर्माण में किया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एमीन का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब इस पार्ट में से आपके एक इसके बाद हम पढ़ते थे डाइएजोनियम लॉ, लेकिन इस बार क्या हुआ है डाइएजोनियम साल्ट जो है हटा दिया है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो आगे की रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे तो उसमें डाइएजोनियम साल्ट जो होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो उसके भौतिक गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म बनाने की विधि हम नहीं पढ़ेंगे, केवल उसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसी होती है। तो ये डाइएजोनियम साल्ट जो होता है इसकी स्ट्रक्चर को हम लिखते हैं ArN2X। Ar आता है एरिल समूह के लिए, बेंजीन समूह के लिए, 2 नाइट्रोजन है, एक हमारे पास हैलोजन समूह है। इस पर आंशिक धनावेश होता है और इस पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से बेंजीन वाले होगी। इस बेंजीन वाले के साथ नाइट्रोजन जुड़ा होगा, इस नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन जुड़ा होता है और इस नाइट्रोजन के साथ Cl, Br, I या कोई भी हैलोजन समूह जुड़ा होता है। तो ये जो संरचना होती है इस संरचना को कहा जाता है डाइएजोनियम लवण। अब डाइएजोनियम लवण में यदि N और N के बीच में, यदि हम N2 लिखते हैं ना किसी यौगिक के बीच में, तो यदि N और N के बीच में द्विबंध होता है, त्रिबंध आता है तो एजो समूह लगाते हैं। एजो कब आता है? जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में या तो द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है, तो एजो समूह आता है। तो एजोनियम ये हम लगाते हैं माइनस के लिए, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम के एक तरफ बेंजीन होती है और एक तरफ क्लोरीन होती है, इसे बोला जाता है डाइएजोनियम साल्ट। तो ये कई बार रासायनिक अभिक्रिया में डाइएजोनियम आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए डाइएजोनियम साल्ट जो होती है इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की बन जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है यूरिया। यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, आपने थोड़ा सा उसके बारे में पता होगा कि यूरिया एक ऐसा यौगिक है जिसे सबसे पहले कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया था। पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था यूरिया है, और इसको बनाया था वोलर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो इसकी यूरिया की जो रासायनिक अभिक्रियाएं बनाने की विधियां भौतिक गुणधर्म आगे बढ़ेंगे।